बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का मैथ अकॉर्डिंग टू NBF नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 6.4 तक प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.5 को शुरू करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। स्टेटमेंट क्वेश्चन बेसिकली इसमें फ्रॉम ए पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स फ्रॉम ए ट्री। यानी आपने इस क्वेश्चन को करते हैं सवाल को समझना, क्योंकि हमने इसमें डायग्राम बनानी है, उससे हमारी काफ़ी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करते। क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं है लेकिन ट्रिकी हैं, समझने हैं, डायग्राम पर ध्यान रखना, ठीक है, और स्टेटमेंट पर ध्यान रखना। फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एम फॉर मीटर फ्रॉम ए ट्री। एक दरख्त है जिससे एक पॉइंट है, वो कितने मीटर डिस्टेंस पर है, फासले पर 20 मीटर के फासले पर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अभी मैं काफ़ी बार आपको बताऊँ, जब हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। और डिप्रेशन, जब हम ऊपर से किसी चीज़ को नीचे की तरफ देखते हैं, ऊंचाई से नीचे की तरफ देखते हैं तो उसको डिप्रेशन कहा जाता है। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ ट्री। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उस पॉइंट से अगर देखा जाए ट्री की तरफ तो वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, दैट इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, दरख्त की हाइट हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को 6.5 का पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। 6.5 का पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन हमने सारी पढ़ ली है। क्वेश्चन में लिखा हुआ डिस्टेंस फाइंड करनी, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। हमारे पास एक दरख्त नहीं बनाना, बस उसके लिए हमने एक वर्टिकल सीधी लाइन बना लेनी है, ठीक है। आप कहें सर दरख्त रेडीमेड भी होते हैं, हमने यहाँ पर अज्यूम करना है दरख्त बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल डेड स्ट्रेट है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर ले ली हमने, यानी कि हाइट ऑफ द ट्री हमने लिख ली BC। अब एक पॉइंट है यहाँ पर, उस पॉइंट का उस दरख्त से फासला, उस पॉइंट का यानी पॉइंट की जगह से कोई आदमी खड़ा है, उसका और उस दरख्त के दरमियान फासला उस पॉइंट का कितना है, दैट इज़ 20 मीटर। ही हमें गिवन था। इस पॉइंट को मैंने A कह दिया, इसको B कह दिया और इसको C, और उनको आपस में जोड़ दिया। यहाँ पर आप कहें सर फिर ये लाइन कहाँ से, ये लाइन यहाँ जो पॉइंट है यानी जो फ़र्द खड़ा है यहाँ पर, कोई आदमी बिलफर्ज कह लें, वो यहाँ से दरख्त को देखता है ऊपर की तरफ, तो ये बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनता है, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, उसको थीटा से रिप्रेजेंट कर लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन को। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन में बनता है 30 डिग्री। और नोट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी आसानी के लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है कि अगर हम नीचे से किसी चीज़ को ऊपर की रखें तो लाइन इस तरह से बनेगी, और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में एरो शो किया। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब हम छत पर खड़े हुए हैं, किसी ऊंची जगह पर खड़े, वहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे तब भी थीटा एंगल, लेकिन वो एंगल जो है ऊपर बनेगा फिर। और इसको हम के लिए क्या करेंगे, तो हम नीचे की तरफ देख रहे हैं ऊपर से, तो ये डाउनवर्ड और लाइन नीचे की तरफ आएगी, फिर इस डायरेक्शन में लाइन आएगी, और ये वाली लाइन जो है आपकी इस डायरेक्शन में ऊपर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें फ़र्क याद रखें। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ, डाउनवर्ड वो अपवर्ड है, ठीक है। हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन था तो नीचे से इस पॉइंट से उसने आदमी देखा ट्री के टॉप की तरफ। हमसे पूछा जा रहा है कि जो ट्री है कितनी हाइट का, ये हमने बताना है। पॉइंट से ट्री का फासला, क्योंकि पॉइंट भी ज़मीन पर था, ग्राउंड पर, ट्री के जड़ें भी तो ज़मीन पे होंगे ना, किसी जगह से दरख्त शुरू हो रहा है ना, ग्रोथ अपवर्ड हुआ है, तो वो हो गया B। हमने इसको A कह दिया, B कह दिया, C। अगर हम शेप को और से देखें तो ये कौन सी शेप बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल की शेप बन गई हमारे पास। हमने हाइट फाइंड करनी। अब हम यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द ट्री। डिस्टेंस इस पॉइंट के और ट्री के दरमियान कितनी डिस्टेंस आ रही है, उसको हमने क्या दिया, क्या नाम दिया था, AB, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी B। और असल में अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पर लाइन बिल्कुल डेड स्ट्रेट है ना, यहाँ पर ये ब्लॉक मैंने बना दी, इसका मतलब 90 का एंगल है। इसका मतलब 90 का एंगल जहाँ उसके सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब AB हमारा क्या है, AB हमारी बेस है। क्या है ये, बेस है। यहाँ पर AB के साथ बेशक लिख भी ले, दैट इज़ बेस। क्या आ गई वैल्यू हमारे पास, किसकी, बेस की। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन को थीटा से रिप्रेजेंट करें। क्या वैल्यू उसकी गिवन थी हमें क्वेश्चन में, 30 डिग्री। अब हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, BC, और उसको क्या कहते हैं, बेशक आप Y कह दें, X कर दिया, आपकी अपनी चॉइस है, मैंने स्मॉल y से नोट कर दिया। अब मैंने आपको एक फ्रेज़ पढ़ाया हुआ था, ठीक है ना, वो फ्रेज़ निकाल कर ले 6.4 में। मैं सारा बता देता हूँ आपको एक बार दोबारा से। क्या फ्रेज़ था, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव साइन, मैंने कहा था एंगल आ जाएगा, एंगल थीटा भी आ सकता है, पर सम का S साइन के लिए, एंगल थीटा आप लिख लें, अल्फा बीटा जो भी एंगल आपसे पूछी जाए। परपेंडिकुलर का पीपल का P, परपेंडिकुलर का हैव का H, हाइपोटेन्यूज के लिए HYP। करली ब्राउन हेयर, करली का C कॉस के लिए, आगे एंगल बेशक थीटा लिख लें, ब्राउन का B बेस के लिए, और हाइपोटेन्यूज का हेयर का H हाइपोटेन्यूज के लिए। थ्रू प्रॉपर ब्रशेज, ये फ्रेज याद रखें। थ्रू का T अंडरलाइन की हुई मैंने, 10, यहाँ पर एंगल लिख लें थीटा।
प्रॉपर का P परपेंडिकुलर के ब्रशेस का B बेस के लिए। तो सम पीपल हैव साइन S साइन के लिए, पीपल का P परपेंडिकुलर के लिए, हैव का हाइपोटेन्यूज के लिए, करली ब्राउन हेयर करली का C कॉस के लिए, B का ब्राउन बेस के लिए, हेयर का H हाइपोटेन्यूज के लिए, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस थ्रू का T टैन के लिए, प्रॉपर का P परपेंडिकुलर के ब्रशेस का B बेस के लिए। तो मतलब ये पहले जो होते हैं इनिशियली S C T एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को रिप्रेजेंट करती है, यानी साइन कॉस एंड टैन। और आगे P और H जो है, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर ब्रशेस। तो अब हम अगर देखें अपने क्वेश्चन, तो हमारे पास क्या कुछ गिवन है क्वेश्चन में, हमने फाइंड करनी है हाइट, तो हाइट तो होगी परपेंडिकुलर। दूसरी क्या चीज़ गिवन थी जिसको मैंने कहा बेस गिवन, जिसको वाला परपेंडिकुलर बेस का काम है। अगर परपेंडिकुलर बेस का काम है तो तीनों फ्रेज में से देखें, परपेंडिकुलर बेस आपका सर बेसिस में लिखे, इसमें हाइपोटेन्यूज आ रहा है, इसमें भी हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बेस कहाँ पर यूज़ होगी, तीनों में से टैन, सो मतलब टैन लेंगे और एंगल हम कौन सा लिख लेंगे, थीटा। तो टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर को क्या नाम दिया था हमने, बी सी, बेस को क्या नाम दिया था, ए बी। अब टैन थीटा, थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री हमने लिखा था, 30 डिग्री, ये लिख दिया। बेस की वैल्यू सॉरी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता नहीं, हमने क्या लिखी, सिर्फ अज्यूम वैल्यू लिखी, दैट इज वाई। ए बी डिस्टेंस कितना, 20 मीटर लिखने की जरूरत नहीं, वो यूनिट जो आंसर आएगा लास्ट में हम उसके साथ लिख लेंगे, तो हमने जस्ट 20 लिख दिया। अभी 20 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 इंटू 10 30 इक्वल टू वाई। अब 20 10 30 की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए आपने कैलकुलेटर पर 10 लिखना है और उसके बाद 30 लिख के शिफ्ट का बटन सॉरी इक्वल का बटन प्रेस कर देना है, 10 उसके बाद 30 लिख के इक्वल टू का बटन प्रेस कर दें, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.5753, 0.5753, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को के बाद जो है यहाँ पर हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 20 से। तो 20 से मैं जब उसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आता है 11.55। अब हम इसका यूनिट लिख देंगे एम फॉर मीटर। सो हाइट ऑफ ट्री बी सी नाम रखा था ना हमने इसका हाइट का, परपेंडिकुलर यानी बी सी, और उसकी वैल्यू का नाम क्या दिया था वाई। तो उसकी वैल्यू अब हमारे पास आ गया, बी सी कहें तब भी परपेंडिकुलर है, वाई तब भी कहें परपेंडिकुलर, और उसकी वैल्यू क्या है, ये 11.5 है, और ये क्या है बेसिकली हाइट ऑफ द ट्री हमने फाइंड कर ली। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, अगर आपको नजर आए वाज़ेह सही से, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द लेंथ ऑफ शेडो, यानी साया है, ऑफ 10 मीटर हाई पोल, यानी एक 10 मीटर ऊंचा खंबा है। साया कहाँ गया, फिर उसको उन्होंने तो कहा था लेंथ ऑफ शेडो इज़, यानी उसका साया ये है, ये क्या है, हाइट है। हाइट किसकी, पोल की। द लेंथ ऑफ शेडो पहले क्या दिया, लेकिन ये लेंथ नहीं समझ लेना। द लेंथ ऑफ शेडो साया की लंबाई ऑफ किसके, 10 मीटर हाई पोल, 10 मीटर ऊंचे खंबे की, समझ पोल की यानी खंबे की जो हाइट है वो 10 मीटर है, इज इक्वल टू, यानी उसका जो लेंथ ऑफ शेडो है वो कितना है, 10√3। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी अगर उस जगह से उस साई के टिप से, उसकी नोक से, साई की नोक से सूर्य की तरफ देखा जाए, ऊपर की तरफ, क्योंकि सूर्य तो ऊपर है ना, तो नीचे से ऊपर देखना पड़ेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड करना है, यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस केस में क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, सबसे पहले हमारे पास एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है, हाइट कितनी नजर आ रही है आपको, पोल की हाइट ऑफ द पोल कितनी हाइट है, 10 मीटर। तो उसमें मैंने 10 मीटर क्या दिया, एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, अभी नाम नहीं लिखते इस पर। फिर लेंथ ऑफ द शेडो, यानी ये खंबा है तो उसका लाजमी बात साया कहाँ पर पड़ेगा, ज़मीन पे पड़ेगा। उसकी जो लेंथ है शेडो की वो क्या थी, 10√3। अब उसने कहा है कि कहीं ऊपर सूरज है, सूरज खंबे के ऊपर नहीं, सूरज बहुत ऊपर होगा, लेकिन हम यहाँ जूम करेंगे, यानी इस खंबे का जो साया पड़ रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट से जहाँ पर साया ख़त्म हो रहा है, स्टेप से टू एंगल ऑफ एलिवेशन खींचना है, तो एक ऊपर लाइन लगा देंगे, इस लाइन के साथ जोड़ देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ हम गए तो यहाँ पर थीटा ऊपर नहीं लिखेंगे, थीटा यहाँ पे लिखेंगे। अब मेरे पास फिर से ट्रायंगल बन गई, तो नाम फिर से उसी तरह पे देता हूँ, ए बी और सी, और यहाँ पर डेड स्ट्रेट ऊपर से लाइन आ रही थी, यहाँ पर परपेंडिकुलर जहाँ पर होगा वहाँ पर एंगल कितने का होगा, 90 का। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हमने वो कर ली, डायग्राम बना ली। फाइंड हमने क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा फाइंड करें। मैंने एक क्वेश्चन मार्क लिखा है उसके पहले पे आते हैं लेंथ ऑफ शेडो। लेंथ ऑफ शेडो क्या है, ए से बी, और ये क्या है, फिर से आप याद रखें क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए से बी क्या होगी, असल में आपकी बेस है, क्या है, बेस। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है, 10√3 मीटर। हाइट ऑफ पोल बी से, खंबे की हाइट जो 10 मीटर है बी से, और इसको क्या कहेंगे, इसको आप क्या देंगे, परपेंडिकुलर, क्या है ये आपका परपेंडिकुलर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, नीचे से ऊपर की तरफ खंबे की तरफ देखता है कोई, फर्स्ट की सन की तरफ, तो थीटा हमने फाइंड करना है। खंबे की तरफ नहीं, बेसिकली सन की तरफ आ गया, लेकिन सन खंबे से भी तो बहुत ऊपर है ना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, खंबा तो बिल्कुल उसके मुकाबले कुछ नहीं, तो ऊपर देखना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा क्या आ गया,
ये हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। अभी हमने फ्रेज पर परपेंडिकुलर बेस हो, फिर बता रहा हूँ आपको कौन सा फ्रेज यूज़ होगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, टैन थीटा, टी फॉर टैन आ जाएगा साथ में थीटा प्रॉपर का, भी परपेंडिकुलर के ब्रशेस का बेस के लिए। तो बार बार फ्रेजेस से रिवाइज करा रहा हूँ, जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ, ठीक है, तो इस लेक्चर को देख लें और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लें। तो टैन थीटा लिखा, परपेंडिकुलर बाय थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर को हमने क्या नाम दिया, बी सी, बेस को क्या नाम दिया, ए बी, बी सी बाय ए बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बी सी है, बेस ए बी है, बी सी की वैल्यू 10 है और ए बी की वैल्यू 10√3। तो देखिए 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू की tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब हमने सिर्फ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने एंगल को छोड़ के दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। अब हमने कैलकुलेटर पे इसको कैसे लेना है, शिफ्ट दबानी है और tan का बटन प्रेस कर देना, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक इन्वर्स में हो जाएगा। आगे ब्रैकेट डालनी है, 1 लिखना है, डिवाइड का साइन डालना है और रूट लेके अंडर रूट का बटन लेके उसके ये प्रेस करने के बाद 3 लिखना है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और इक्वल टू को प्रेस करनी है। जैसे आप प्रेस करके आपके पास थीटा की वैल्यू जाएगी जो डिग्री में होगी, दैट इज थीटा, आपके पास वैल्यू आ गई 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया हमारे पास, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड कर लिया 30 डिग्री। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, द विंडो ऑफ ए रूम इज़ इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी घर की जो खिड़की है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सूरत में, यानी हर तरफ से बराबर उसका जो शेप है, यानी उसकी जो साइज़ नहीं उसकी जो शक्ल है, ठीक है। द विंडो ऑफ ए रूम इज़ इन शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी त्रिकोण की शक्ल में, त्रिकोण भी ऐसी जो हर तरफ से इक्विलेटरल एक बराबर है। द लेंथ ऑफ ईच साइड, और हर साइड की लेंथ बता देगी 1.6। फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो, तो इस खिड़की की ऊंचाई फाइंड करनी है हमने। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो। तो इसके लिए मैंने आपके लिए कोई डायग्राम बना के रखी है, कुछ मैं आपके सामने भी कंप्लीट करूँगा। आपके पास ये एक शेप आ गई जो कि हर तरफ से क्या है, बराबर है, यानी इस तरफ से इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी, इस तरफ से भी लेंथ 1.6 है, ए सी सी भी 1.6 है और बी सी भी 1.6 है। अब उसने हमें कहा होगा फाइंड द हाइट ऑफ द, हमने क्या फाइंड करनी, हाइट फाइंड करनी है इसकी। तो हाइट फाइंड करने के लिए मैं ऊपर से हाइट यहाँ से ही आएगी ना, जैसे समय दरवाजे के 2 पल्ले होते हैं, ऊपर से आएगी हाइट बिल्कुल इधर सीधी यहाँ पर, और जैसे ही ऊपर से आएगी तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लूँगा, उस पॉइंट को क्या नाम दे दूँगा, डी का। यानी अब ये जो 1.6 था ये बिल्कुल बराबर हिस्सों में दोनों तरफ स्प्लिट हो गए इस पॉइंट डी की वजह से, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमने ये लाइन क्यों खींची, क्योंकि हमने यहाँ पर राइट एंगल लाइन स्विच खींची, ये क्या थी, उसकी हाइट थी, तो हाइट बतानी थी, तो हमने लाइन खींची और इसकी वजह से ट्राइंगल जो पहले ग्रीन उसमें थी इसके 2 टुकड़े हो गए और एक एंगल यहाँ से बन गया 90 का और एक इधर से बन गया 90, यानी 2 राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास आ गई, ये परपेंडिकुलर लग रहा है इस पर। अब हम इसकी को बताते हैं सारे मामले को। तो फर्स्ट ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है जो कि लाइन को बिल्कुल बराबर में क्या करते हैं, दोनों तरफ से तोड़ देता है, यानी इक्वल उसमें। तो यहाँ पर फर्स्ट हमने क्या किया, हाइट फाइंड करने के लिए हमने पहला काम ये किया कि फर्स्ट ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए से परपेंडिकुलर गिराया ना हमने, ये पिंक लाइन जो है ऑन साइड के साइड पे गिराई बी सी, विच कट्स, जिसने कट कर दी है बी सी को एट पॉइंट किस पर, डी पर, सच दैट अब बी सी जो था वो टोटल 1.6 था, तो अब बी सी डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2, यानी 2 हिस्से उसके हो गए, तो 1.6 डिवाइडेड बाई 2 जब होगा तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0.8। तो याद रखें अब यहाँ पर भी 0.8 है इस तरफ पे, अब 1.6 नहीं, 1.6 माइनस नहीं लिखा था, वो टोटल ग्रीन लाइन थी, लेकिन अभी क्या हो गया 0.8 यहाँ से भी और 0.8 यहाँ से भी, और एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास बन रही ए डी बी, एक बन रही ए डी सी, और इन दोनों को यूज़ करेंगे, दोनों में से किसी एक को यूज़ करना हमारे पास वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। दोनों में से जिसमें दोनों को यूज़ करने की जरूरत, किसी एक को यूज़ करने। नाउ देयर आर 2 राइट एंगल ट्रायंगल नेमली ए डी बी और ए डी सी। आप किसी एक को भी यूज़ कर, कंसिडर एनी वन ऑफ देम, किसी एक को यूज़ कर लें, ए डी बी को या ए डी सी को, आप इजीली वैल्यू फाइंड कर लेंगे किसकी, हाइट ऑफ द विंडो, जिस मर्जी को यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पर कौन सी ले ली, हेयर वी टेक राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी मैंने ली, आप चाहें तो ए डी सी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए डी बी पे आता है तो हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है, हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज, तो ए बी क्या आ गया इसका, ए बी हमारे पास आ गया 1.6 मीटर। अब बी से डी आपकी बेस है, याद रखिए ये हाइपोटेन्यूज है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बी से डी, तो बेस हमारे पास क्या आ गई, पर बेस हमारे पास आ गई बी डी की वैल्यू क्या आ गई 0.8। अब ये हाइट है, हाइट बेसिकली क्या है, हाइट ऑफ द विंडो हमने फाइंड करनी थी ना, ये वाली इससे बी डी से डी तो आ गया बेस। अब हाइट फाइंड करनी तो हाइट क्या थी, ए से डी, तो हाइट लिख लिया मैंने, सादा आपको बता दिया बेसिकली क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये वाला हिस्सा जो है
बेस क्या थी यहाँ से, क्योंकि मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ ADB, तो राइट एंगल इस डब्बे के सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, तो हाइपोटेन्यूज बता दिया, नाम क्या था उसका AB और वैल्यू क्या है 1.6। फिर हमने परपेंडिकुलर लिया यानी हाइट AD नाम रखा, उसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, उस वैल्यू क्या नाम देते हैं हम यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, इसको हम y कहते हैं। ये इस ट्राइंगल में भी y होगी, अगर आप ये वाली लेंगे तब भी इसका नाम y रहेगा, ठीक है। तो उसको हमने y क्या दिया यहाँ पर AD, और बेस क्या थी B से D बेस है इसकी, तो B से D बेस है, तो मेरे पास वैल्यू क्या है B से D, और उसकी वैल्यू अब याद 1.6 नहीं स्प्लिट होगी, दो हिस्सों में बराबर है, इसमें 0.8 एंड 0.8, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को बराबर हिस्सों में, मैंने आपको परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट करा, बाइसेक्टर दो बराबर इवन हिस्सों में, ठीक है, यहाँ लिखवाया था आपको, विच कट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन विच विल कट द लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 0.8 इधर आया 0.8 इधर गया, ठीक है, इन दो साइडों पर। अब हमारे पास बेस की वैल्यू पे आ गई, हाइट हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पे हाइट हमने फाइंड करनी है, तो हमें एंगल की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास दो साइडें हैं और ट्राइंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इस पर कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, पिथागोरस थ्योरम। नाउ बाय पिथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है आपकी, ये लिखा था हाइपोटेन्यूज HYP, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या 1.6, तो मैंने 1.6 ले लिया, और उस पर स्क्वायर। बेस की वैल्यू क्या थी 0.8 लिखी हुई, यहाँ पे भी लिखी हुई है, डायग्राम से भी आप देख सकते हैं 0.8, तो 0.8 उस पर भी स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर की वैल्यू डायग्राम से देख लें y है, और यहाँ पर हाइट में भी हमने क्या लिखा हुआ था AD इक्वल टू इसके y के, AD था ना ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसको y क्या दिया, अब 1.6 का स्क्वायर 2.56 हो जाएगा, 0.8 का स्क्वायर 0.64 होगा प्लस y स्क्वायर। अब 0.64 इसको मैं शिफ्ट करता हूँ राइट से लेफ्ट की तरफ, तो माइनस हो जाएगी वैल्यू, तो 2.56 माइनस 0.64 इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इसमें से माइनस कर वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 1.92, सॉरी यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 1.92, ऊपर क्या आ रहा है इस पर स्क्वायर आ रहा है 1.92, 2.56 माइनस 0.64, वैल्यू क्या आ गई 1.92 इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमें तो वाई की वैल्यू चाहिए थी, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बी डैश का मतलब बोथ साइड, इधर भी रूट लेता हूँ 1.92 पे, इधर भी वाई पे रूट डाल दूँ वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो गई ये, तो वाई रह गया, और यहाँ पर इसका रूट जब भी कंप्लीट होगा तो आपको वैल्यू आती 1.39, और चूँकि हमारी सारी डिस्टेंस मीटर में थी तो इसके साथ भी हमने क्या लिखी है मीटर। सो हाइट ऑफ विंडो यानी परपेंडिकुलर जो था आपका वो कितना आ गया 1.39 मीटर। तो इस तरह से हमने y की वैल्यू को कंप्लीट कर लिया, और इस बार हमने किसका यूज़ किया, पिथागोरस थ्योरम का। और अगर आप में से कोई कहे सर मैं ये ट्राइंगल लेना चाहता हूँ ADC, तो फिर भी आपका यही पिथागोरस थ्योरम यूज़ होगा और यही वैल्यू आपकी फाइंड होगी, क्योंकि y दोनों सूरतों में ये कॉमन लाइन है, इस ट्राइंगल की भी उसकी और दोनों में ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है, तो यही हाइट रहेगी। इस तरह इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द हाइट ऑफ स्लाइड, झूला जो स्लाइड वाला झूला होता है, द हाइट ऑफ ए स्लाइड इन ए चिल्ड्रन पार्क इज़ 5 मीटर। एक झूला जिसकी हाइट दे दी गई है हमें, यानी जिस पे स्लाइड हो रही झूले की वो 5 मीटर है। लेंथ नहीं दी स्लाइड की, हाइट दी है स्लाइड की, याद रखना है। गर्ल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द स्लाइड, एक बच्ची है जो सीढ़ियाँ चढ़ के स्लाइड के टॉप पर आई है, ठीक है, ताकि उस पर स्लाइड कर सके, तो वो वहाँ से ऑब्जर्व करती है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे की तरफ देखती है एंड की तरफ स्लाइड के, और फिर बॉटम इज 30, तो ये अब ऊपर से देख रही है, बिल्कुल टॉप पे खड़ी है और स्लाइड से नीचे उतरना है, उसे स्लाइड लेनी, वहाँ से वो नीचे की तरफ देख रही है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है ऊपर से। एलिवेशन क्या होता है, ऊपर आपको बताया था एलिवेशन क्या होता है, जब हम एलिवेशन करते हैं तो ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है, एलिवेशन में, जबकि यहाँ पर एलिवेशन देखें ना, ये लिखा था ना एंगल ऑफ एलिवेशन, और डिप्रेशन में नीचे की तरफ, तो कितने डिप्रेशन के एंगल आ रहा है 30। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड, स्लाइड की हमने क्या फाइंड करनी, लेंथ। हाइट बता दी है, उस झूले की हाइट जो है वो कितनी है पार्क में, द हाइट ऑफ द स्लाइड इज़ 5 मीटर। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाइट ऑफ स्लाइड, यानी ये आपको क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पर मैं एक हाइट ले लेता हूँ, यानी यहाँ से सीढ़ियाँ बच्ची चढ़ेगी तो यहाँ पर टॉप पर आएगी ना, फिर इस पर स्केट करेगी, यानी ऐसे उतरेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यानी इस पॉइंट पर वो खड़ी है, यहाँ पर, यहाँ से लेकर ज़मीन तक, क्योंकि स्लाइड किसी चीज़ पर टिका हुआ है ना, जिस वजह से उस पर स्लाइड किया जाए, तो वहाँ से लेकर ग्राउंड तक जो हाइट है वो बता देगी हाइट कितनी है 5 मीटर। अब हमें क्या कहा जा रहा है साथ में, वहाँ से इस पॉइंट पर बच्चे यहाँ से सीढ़ियाँ वगैरह मैंने नहीं बनाई, यहाँ सीढ़ियों से चढ़ती है, यहाँ पर पहुँचती है और ऊपर से नीचे की तरफ देखती है, तो एंगल ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगा तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो किसका बनेगा, डिप्रेशन का। तो डिप्रेशन का एंगल थीटा क्या दिया हमने इसको 30 डिग्री, द एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज थीटा, 30 डिग्री क्या दिया। लेंथ ऑफ द स्लाइड, यानी यहाँ से वो स्लाइड करेगी नीचे इस जगह तक आएगी, तो लेंथ
ऑफ स्लाइड ये हिस्सा हमने फाइंड करना है इसका, ये वाली लाइन लेंथ ऑफ द स्लाइड। लेंथ ऑफ स्लाइड क्या हो जाएगा, बेसिकली हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और इसके नाम हम दे दिए AC। दूसरा ट्राइंगल देख लें AB और C, नाम बेशक आप बाद में दे, पहले ABC लिख दिए पहले, तो डायग्राम को बना लेकर इन लाइनों को, ठीक है। एंगल थीटा आ गया। फिर से देख लें एक स्लाइड जिसकी हाइट है 5 मीटर, ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी। फिर वो बच्ची ऊपर से नीचे की तरफ देखती, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर एंगल बनाया, जब एंगल बनाए तो डाउनवर्ड एक लाइन भी लगाएंगे, ठीक है। अब लास्ट बात, यहाँ स्लाइड खत्म हो रही है, यहाँ से स्लाइड की हाइट है तो उसको मतलब इसके दरम्यान कोई डिस्टेंस है यहाँ से, तो यहाँ से एक लाइन हमने यहाँ तक मिला ली। तो ये क्या हो गया ABC। ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऐसी स्लाइड होगी, यहाँ से तो कोई स्लाइड कर ही नहीं सकता, स्लाइड तिरछी यानी यहाँ से शुरू हो रही है तो यहाँ पर ख़त्म हो रही है इस जगह पर, तो इस जगह से और जहाँ पर जिस पर स्लाइड टिकी हुई उस जगह तक की डिस्टेंस भी तो कोई होगी, तो उसको BC। ये हमसे पूछी नहीं गई इस क्वेश्चन में, लेकिन हमने ट्राइंगल बनाने के लिए इसको लिखना तो है लाइन को, तो हमने यहाँ पर लाइन डाल दी BC। तो ABC। अब यहाँ पर फिर देखें, यहाँ पर ब्लॉक बंदा, ये 90 का एंगल है, 90 का एंगल है, लेकिन हमने जो पिथागोरस थ्योरम नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि हमें एंगल गिवन है। एंगल जब गिवन तो पिथागोरस थ्योरम फिर नहीं यूज़ होता, साइडें सारी गिवन हो 3 में से 2 फिर आपका पिथागोरस थ्योरम यूज़ होता है, ठीक है। तो हाइट ऑफ स्लाइड हमने क्या कह दिया, परपेंडिकुलर कह दिया उसको, और उसका नाम क्या है AB। वैल्यू कितनी थी 5। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से बच्ची देख रही थी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था 30 डिग्री। लेंथ ऑफ स्लाइड ACC हमने फाइंड करनी, और वो क्या असल में राइट एंगल के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अब वो फ्रेज देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो वो फ्रेज फिर बता देता हूँ आपको। वो दरमियान में इन दो लाइनों के दरमियान एंगल कौन सा आ रहा है 30 का, तो फ्रेज जल्दी से रिकॉल कर लें। देखिए फिर से सम पीपल है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, तो कौन सा यूज़ होगा, सम पीपल है। यहाँ पर मैं लिखूँगा सम पीपल, सम साइन और एंगल कौन सा लिख दिया थीटा। पीपल परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, पीपल यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी AB, यही है ना वैल्यू AB, सामने देख लें AB, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है AC। अब AB की वैल्यू हमारे पास 5 है, वो हमने लिख ली। AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हमने क्या लिख दी, Y लिख दी इसकी वैल्यू। और साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, दोनों के दरमियान, इस लाइन के दरमियान इस लाइन के दरमियान एंगल ऊपर से बन रहा है, कितने का एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ साइन 30 लिख दिया। अब ये y यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन 30 की वैल्यू, साइन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पर, शिफ्ट नहीं करनी, अब सिर्फ साइन है। और 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 0.5 कैलकुलेटर आपको देगा। तो यहाँ पर y इंटू 1 मल्टीप्लाई हो 2 डिवाइड हो रही है, तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 2 क्या होगा 10 एंड y 1 y, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई y की 10। तो इस तरह से जिसको मैंने नाम वैसे फर्जी क्या रख दिया, जूम नाम रख दिए थे इसका y यहाँ पर, और अब इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 10 मीटर। सो लेंथ ऑफ स्लाइड क्या आ गई हमारे पास AC, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके 5 क्वेश्चन इस लेक्चर मेरी कोशिश करानी ये कंप्लीट करा दूँ आपको। तो देखिए यहाँ लिखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पिलर्स हैं दोनों इक्वल हाइट के हैं, स्टैंड ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड, यानी सड़क के दोनों किनारों पर 2 पिलर हैं दोनों इक्वल हाइट के हैं, विच इज़ 20 मीटर वाइड, और जो सड़क है वो चौड़ी है कितनी 120 मीटर। एट अ पॉइंट ऑन द रोड, अब ये जो पॉइंट है ना ऑन द रोड, उसने क्या बिटवीन दरमियान में, यहाँ से स्टूडेंट गलती करते हैं, वो समझिए कि सेंटर में ये पॉइंट नहीं, सेंटर में नहीं है। देखिए ये पेन है मेरे पास, ये मैंने ये रखा और ये मैंने दूसरा पेन रखा। अब आपको कहूँ ये दरमियान में ढकना आ रहा है, ठीक है ना, तो ये जो है सेंटर में तो नहीं, बिटवीन है, दोनों पेनों के दरमियान आ रहा है। अगर उसने मिड में कहा होता बिल्कुल दरमियान में दोनों की, तो फिर मैं कहता कि बिल्कुल हाँ दरमियान मिड में है, ठीक है। तो फिर अगर मिड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं सेंटर का, फिर दरमियान में, उसने जस्ट बिटवीन क्या है, तो बिटवीन से स्टूडेंट गलत हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो बिटवीन का मतलब जस्ट पॉइंट लेना है रोड पर, एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पिलर्स के दरमियान। सेंटर का नहीं कहा गया, मिड का नहीं कहा, तो बिल्कुल रोड के सेंटर में नहीं लेना पॉइंट, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर्स, एक पिलर की तरफ देखें तो एंगल बनता है 60 डिग्री का, एक पिलर की तरफ देखें तो 30 का। अगर ये मिड में होता तो दोनों का एंगल सेम होता, एक इक्वल एंगल, तो इससे पता चलता है कि दोनों के एंगल सेम, यानी वो पॉइंट दरमियान में नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, दोनों पिलर की हाइट फाइंड करें, लेकिन चूंकि हमने शुरू में पढ़ा था 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, दोनों पिलर इक्वल हाइट के, अगर एक की हाइट फाइंड होगी तो ऑब्वियस है दूसरी की भी वही हाइट है, कि दोनों क्या है इक्वल हाइट के। ईच पिलर यहाँ लिख दिए कन्फ्यूज़ करने के लिए, लेकिन एक की हाइट फाइंड करें दूसरी खुद ब खुद फाइंड हो जाएगी। एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको समझने के लिए मैंने यहाँ डायग्राम साथ बना दी। ये मेरे पास एक पिलर है, ये दूसरा पिलर, दोनों पिलर पहले ड्रा कर दिए, इस पिलर को भी नाम वाई दी, इस पिलर को भी नाम वाई दी, यानी हमने फाइंड करना। दोनों पिलरों के दरमियान में एक सड़क है यहाँ से यहाँ तक, जो कि कितनी मीटर वाइड है 120 मीटर, ये मैंने लिख दिया 120 मीटर, ये पूरी सड़क है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से रोड पर कहीं बिटवीन दोनों पिलर के दरमियान पॉइंट है, देखिए मैंने जानबूझ के इधर देखे डिस्टेंस,
और इधर डिस्टेंस देखें, मैंने बिटवीन लिया है, दरमियान में, सेंटर में, मिड में नहीं लिया पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ से एक एंगल खींचा एलिवेशन का, नीचे से ऊपर की तरफ देखा इस पिलर की तरफ, तो एंगल बन गया 60 का। पहला एंगल ये थी तो इसको θ1 कह दिया, दूसरा एंगल इसी जगह से इस पिलर की तरफ देखा तो एंगल बना थीटा, इसको कह देंगे, इसमें 2 थीटा यूज होंगे तो इसको θ2 कह देंगे, दैट इज 30 डिग्री। अब उसने कहा तो दोनों पिलर्स के दरमियान जो सड़क है वो चौड़ी है 120 मीटर, तो टोटल 120 होगी। लेकिन मेरे पास जब मैंने इन शेप्स को देखा तो इसको मैं नाम देता हूँ A B C इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से C D और E दूसरा, तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन गई यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पर, तो इस वजह से इस जगह से इस जगह तक मुझे डिस्टेंस चाहिए होगी, ठीक है, फाइंड करने की, क्योंकि मेरे पास एक एंगल भी नहीं एंगल है और इसके अलावा कोई वैल्यू भी नहीं है। लेकिन हमें पता है यहाँ से यहाँ तक टोटल वैल्यू कितनी थी 120, तो इसको B से C तक मैं कहता हूँ लेट्स से x, इस वैल्यू की क्या नाम देता हूँ x। तो अगर ये x है तो टोटल 120 था, तो इसका मतलब ये जो हिस्सा होगा B से C तक अगर x हो गया, ये टोटल था 120, ये जो लिखा हुआ है नहीं 120, ये नहीं समझ लेना, ये x B से C मैंने x कर दिया तो B से C x हो गया, तो टोटल B से D 120 था, ठीक है, B से D। लेकिन अगर मैं C से D बात करूँगा तो मुझे पता है एक हिस्सा अगर x हो गया तो 120 में से क्या माइनस कर दो, 120 माइनस x, ऑटोमेटिकली दूसरा हिस्सा आ जाएगा। तो मेरे पास बेस की दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले आते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल की बात करते हैं ABC। तो लेट द हाइट ऑफ द पिलर की हाइट को हमने क्या नाम दिया y का, और दूसरा नाम उसका क्या था AB साथ में। डिस्टेंस बिटवीन इस पिलर के और इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन पिलर एंड पॉइंट ऑन द रोड, रोड पे पॉइंट पड़ा हुआ है, BC उसका नाम रखा और असल में हो गया है आपकी BC नाम रख दिया और है वो बेस, और उसकी वैल्यू क्या हमने लिख ली x सपोज कर ली। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसकी तरफ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है दैट इज θ2, क्योंकि पहले 60 था तो इसको θ1 किया, इसको θ2 कह दिया, और उसकी वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। अब फिर से देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस है और एंगल बीच में मौजूद है, तो थ्रू प्रॉपर ब्रशेस tan θ2 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है AB, बेस की वैल्यू क्या है BC, तो AB की वैल्यू है y और BC की वैल्यू आपके पास x है, और यहाँ tan 30 लिखा है। अब ये x डिवाइड हो रहा है तो इधर क्या हो गया, इस वैल्यू सर मल्टीप्लाई हो गया। अभी tan 30 मल्टीप्लाई होता है तो इधर डिवाइड करता है तो y बाय tan 30, उसको इक्वेशन 1 का आपने नाम दे दिया, हमारे पास x में एक वैल्यू आ गई। अब मैं दूसरी ट्राइंगल की तरफ मूव करता हूँ, इन ट्राइंगल CDE, पहला थी ABC, अब CDE, या आप इसको EDC भी पढ़ सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैंने आगे EDC लिखा हुआ है। नाउ इन ट्राइंगल EDC, इन ट्राइंगल EDC दोबारा सेलेक्ट हाइट ऑफ पिलर, पिलर की हाइट परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की हाइट कितनी आ रही है, दैट इज ED या DE कह लें, कितनी वैल्यू आ रही है उसकी y। डिस्टेंस बिटवीन पिलर एंड पॉइंट ऑन द रोड, डिस्टेंस बिटवीन द पिलर एंड पॉइंट ऑन द रोड, तो डिस्टेंस कितनी आ रही है, दैट इज 120 माइनस x, डिस्टेंस बिटवीन द पिलर ऑन द रोड एंड बिटवीन द पॉइंट एंड द पिलर, तो कितनी आ रही है डिस्टेंस 120 माइनस है, तो उसका नाम क्या होगा DC, और है क्या वो बेस, ये सामने लिखी हुई है ऑन द रोड, बेस है वो, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है 120 माइनस। अब दोबारा से फार्मूला लगे, साइन थीटा नहीं है सॉरी, फार्मूला ये लिखा हुआ है tan θ1, क्योंकि दोबारा से हमारे पास क्या है, फिर वही कैसे परपेंडिकुलर है और बेस है और साथ में एंगल है, तो tan θ1 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या आ रहा है हमारे पास DE, बेस क्या आ रही है DC, तो DE बाय DC, D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू फिर पिलर ही है ना, तो वैल्यू वही रहेगी y जो इधर थी, दोनों तरफ y लिखा था हमने, दोनों पिलर सेम हाइट के। tan θ1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, दैट इज 60 डिग्री, और बेस की वैल्यू DC की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि ये x था तो 120 टोटल था, 120 में से x को माइनस कर दिया, 120 माइनस x, 120 माइनस x हो गया। अब हमारे पास ये वैल्यू डिवाइड हो रही थी, इधर आगे फिर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसके साथ, यहाँ पर स्टेप को लिख लें, ये हो गया 120 माइनस x इंटू tan 60 इक्वल टू y। अब ये tan 60 मल्टीप्लाई होता है इस वैल्यू के साथ, तो इधर मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 120 माइनस x इक्वल टू y बाई tan 60। अब ये जो माइनस x है इसको मैं शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड पे, ये शिफ्ट कर दिया, और y बाई tan 60 थे, इसको शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ इसके साथ कोई साइन थी, प्लस में वैल्यू थी, इधर की वैल्यू क्या होगी माइनस में, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब देखिए दोनों इक्वेशनों में मैंने 1 और 2 में, इक्वेशन 1 में मैंने x को सेपरेट कर दिया, इक्वेशन 2 में मैंने सेपरेट कर दिया x को। अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो कंपेरिजन जब करूँगा तो सिमिलरिटीज़ याद रखें कंपेरिजन में हट जाती हैं, तो x यहाँ से हटेगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई y बाई tan 30, ये मैंने लिख ली, यहाँ से x हटेगा y की वैल्यू क्या आ गई 120 माइनस y बाई tan 60। अब इसको सॉल्व करते हैं तो y tan 30 की वैल्यू थी 0.5773, 120 माइनस y tan 60 की वैल्यू थी 1.7320। अब ये वैल्यू माइनस में, इस वैल्यू को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो प्लस हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा जस्ट 120। नेक्स्ट पेज पे हमने ये किया हुआ है, देखिए जरा,
तो वैल्यू होगी y बाई 0.5773 प्लस y बाई 1.7320, ये 1060 की वैल्यू इक्वल टू 120। अब अगर आपको इनके एलसीएम लें तो दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास रिजल्ट आता है 0.999 और 1.7320 मल्टीप्लाई होगा y से, 0.5773 मल्टीप्लाई होगा y से, दोनों वैल्यूज एलसीएम में आई हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इनकी वैल्यूज अब क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी और साथ में इसकी भी क्या आ जाएगा y और इसकी भी y आ गया, डिवाइड बाई 0.99। इनको वैल्यूज को ऐड करता हूँ क्योंकि दोनों के साथ y आ रहा है 1.7320 y प्लस 0.5773 y, ये ऐड हुई तो वैल्यू बनी 2.309 y और ये 0.999 डिवाइड हो रहा था, इधर आके डिवाइड होता 120 के साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 0.999 वैल्यू आ जाती है 119.88 और यहाँ पर जब हमने इनको एक्यूमुलेट किया प्लस किया तो हमारे पास रिजल्ट है 2.309। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही, इधर आके क्या होगी डिवाइड होगी, तो 119.88 डिवाइड बाई 2.309, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 51.9 मीटर। लेकिन चूंकि 9 मीटर आया तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करके लिखूँ तो राउंड ऑफ करके इसको लिखा जाए तो टोटल आंसर क्या हो जाता है 52। सो हाइट ऑफ पिलर इज़ 52 मीटर। क्योंकि हमने y नाम दिया था हाइट ऑफ पिलर को, क्वेश्चन में कहा था कि दोनों पिलर इक्वल हाइट्स के हैं तो बेशक इसकी हाइट फाइंड कर ले, तभी वही रही और इसकी दोनों की आगे ना y, दोनों तरफ मैंने y लिखा था, ये नहीं करना कि इधर x लिख देना इधर y, दोनों को हमने दोनों पिलर इक्वल हाइट के थे, दोनों तरफ हमने परपेंडिकुलर का नाम क्या दिया था y का दिया था। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, अगर फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।